ये बायोसेवर्ट्स लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट आया, तो मैं इसको इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी भी लिख सकता हूं। इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी की फॉर्म में बायोसेवर्ट्स लॉ कैसे लिखा जाएगा? देखिए, करंट डेंसिटी हमने कैलकुलेट करी थी, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। तो मैं दोनों तरफ अगर डीएल से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आई थिंक जो हमारा एक्सप्रेशन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहां पर जो ये आई डीएल है इसकी वैल्यू हो जाएगी ए डीएल। ए डीएल मीन्स एरिया इंटू द लेंथ ऑफ डीएल, तो ये हो जाएगा डीवी। डीवी इज द वॉल्यूम किसका? एलिमेंट का। डीवी इज वॉल्यूम ऑफ स्मॉल करंट एलिमेंट, जो हमने आईडीएल एज्यूम किया था। तो अब यहां से मैं आईडीएल की जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आईडीएल इज इक्वल टू जे डीवी। तो देयरफॉर दिस डीबी कैन बी रिटन एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू, सॉरी, आई की जगह पे अब जे आ जाएगा, जे क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, क्या कर रहा हूं, अपॉन वेक्टर आर मॉड क्यूब इंटू डीवी। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। क्लियर? अगर करंट की फॉर्म में लिखा है, करंट डेंसिटी फॉर्म में लिखा है, तो मैं चार्ज की टर्म में भी लिख सकता हूं, इन टर्म्स ऑफ चार्ज। चार्ज की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? देखिए, अगर मैं यहां पर आईडीएल की बात करता हूं बेटा, तो आईडीएल इसको मैं लिख सकता हूं आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन डी टी। तो ये हो जाएगा क्यू इंटू डीएल अपॉन डी टी, और डीएल अपॉन डी टी क्या हो जाएगा हमारे पास? डीवी। डीवी इज व्हाट? dv is the velocity with which the charge is moving. So therefore, now this dB can also be written as mu naught upon 4 pi into, अब देखिए IDL की जगह पे हमने लिखा q dV, तो ये हो जाएगा हमारे पास q v क्रॉस r अपॉन वेक्टर r mod q. This is the another form of बायोसेवर्ट्स लॉ। बायोसेवर्ट्स लॉ को मैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या होती है? देखिए, जब भी हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड होता है तो वो क्या करता है, किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकता है। आपने कई बार देखा होगा, अगर आपके पास एक मैग्नेट है, मैग्नेट के ऊपर अगर हम आयरन को रब करते हैं, स्क्रू ड्राइवर को रब करते हैं, तो उसके पास एक प्रॉपर्टी आ जाता है कि वो दूसरे आयरन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। सो कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी मटेरियल के अंदर कितना मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकता है, किस डिग्री तक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकता है, किस डिग्री तक उस सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर सकता है, उसको बोला जाता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। इसकी डिटेल तो मैं आगे जब फुल एक्सप्रेशन कराऊंगा तो वहां पे भी एक्सप्लेन करूंगा, बट यहाँ पे मैं बता देता हूं कि इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, इसको डिफाइन करते हैं बेटा एच से। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को एच से डिफाइन करते हैं, ठीक है? तो इसका एक्सप्रेशन होता है डी एच इज इक्वल्स टू डी बी अपॉन म्यू नॉट। एच इज इक्वल्स टू बी अपॉन म्यू नॉट होता है जनरली एक्सप्रेशन जो होता है। तो फॉर स्मॉल चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड द स्मॉल मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी इज डी एच इज इक्वल्स टू डी बी अपॉन म्यू नॉट। तो अगर मैं यहाँ पर डीबी की वैल्यू पुट कर देता हूं तो ये बन जाएगा, देखिए हमारे पास ये 1 अपॉन म्यू नॉट तो एज इट इज है, और डीबी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल क्रॉस आर अपॉन दिस आर क्यूब। क्लियर? अब म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहां पर डी एच आ जाएगा म्यू नॉट
म्यू नॉट तो हट गया यहाँ से, ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई इंटू आई dl क्रॉस r अपॉन mod r क्यूब. दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी. तो बायोसिवर्ट्स लॉ से आप यहाँ पे डीएच भी कैलकुलेट कर सकते हो. क्लियर हुआ बेटा? यस सर। तो ये अलग अलग फॉर्मेट मैंने आपको बता दिए कि बायोसिवर्ट्स लॉ को किन किन फॉर्मेट में कैसे कैसे लिख सकते हैं. अब दूसरा, बायोसिवर्ट्स लॉ में हमने कैलकुलेट क्या किया? बायोसिवर्ट्स लॉ में हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया किसी करंट एलिमेंट की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर. अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी होती है. इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम दो रूल यूज कर सकते हैं. वैसे तो बहुत सारे रूल हैं, लेकिन यहां पर इसको हम राइट हैंड स्क्रू रूल भी यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं. राइट हैंड स्क्रू रूल यस सर। और राइट हैंड रूल भी यूज कर सकते हैं. राइट हैंड थंब रूल, सॉरी राइट हैंड रूल, इसको भी यूज कर सकते हैं. इसकी हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर? राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड रूल दोनों एक ही चीज बोलते हैं, और वो मैंने आपको बताया था कि अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो अपवर्ड डायरेक्शन होगी, और अगर क्लॉकवाइज होगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी. कि मैं बात डीएल क्रॉस आर के कर रहा था, तो डीएल से आर की तरफ जब हम जाएंगे तो वो देखा जाएगा कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है. तो अपवर्ड या डाउनवर्ड इस तरह हम कैलकुलेट कर लेते हैं. बायोसिवर्ट्स लॉ में जो हमने इतनी सारी जो चीजें की हैं, तो इसमें से हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले हैं. वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें आगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहां पर एक शॉर्टकट की तरह काम करेंगे. पहली चीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिख देता हूं यहाँ पे. सो देखो, पहली चीज यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला था dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला. अब एक बात बताइए, थीटा इज व्हाट? थीटा इज द एंगल बिटवीन द पोजिशन वेक्टर एंड द करंट एलिमेंट. तो करंट एलिमेंट और पोजिशन वेक्टर के बीच का एंगल. तो यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए या 180 डिग्री हो जाए, दोनों केस में जो साइन थीटा है वो 0 हो जाएगा. तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि डीबी की वैल्यू 0 हो जाएगी. यानी सपोज ये मेरे पास एक करंट एलिमेंट है, और यहां से ये हमने कैलकुलेट किया था ना, डीएल तो ये था हमारे पास, और यहां से हमने कैलकुलेट क्या किया था? आर ये था. तो अगर ये एंगल 0 डिग्री हो जाए, तो 0 डिग्री होने का मतलब क्या है? थीटा की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है ये यहां पर आ गया, इसकी सरफेस पर कहीं आ गया, तभी तो 0 होगा बेटा. और अगर वो 180 डिग्री बोल रहा है तो वो यहां पर आ जाएगा. तो इस पॉइंट के लिए जो थीटा होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, और इस पॉइंट के लिए जो थीटा होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा. यानी जब हमारे पास कोई पॉइंट उसी कंडक्टर पर होता है, करंट कैरिंग वायर के ऊपर ही होता है, तो उस केस में थीटा 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा. तो दोनों केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 0 आ जाएगी. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अपने करंट की वजह से खुद पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाता, वो दूसरों के ऊपर लगाता है. बात समझ में आई? कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अपने करंट की वजह से खुद के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करता है, यानी उसके ऊपर खुद का मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है. तो लिखी है भाई, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, वो खुद के ऊपर नहीं लेके आएगा, वो दूसरों के लिए. खुद के ऊपर उसका मैग्नेटिक फील्ड 0 है, खुद के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं. सो नो मैग्नेटिक फील्ड is observed at any point on the current carrying conductor. ठीक है?
खुद के करंट के, हाँ ये बात दूसरी कि अगर यहाँ पे कोई और दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी वजह से जनरेट हो सकता है, लेकिन खुद के करंट की वजह से खुद के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, ऑब्जर्व नहीं होगा। एट एनी पॉइंट ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, यहां पे लिख दीजिए ड्यू टू इट्स ऑन करंट या मूविंग चार्ज। क्लियर हुआ बेटा पॉइंट? यस सर। अब दूसरी चीज इसी में एक पॉइंट और क्लियर होता है कि अगर थीटा की वैल्यू बेटा 90 डिग्री हो जाए तो उसके केस में साइन थीटा जो होगा वो 1 हो जाएगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू है साइन की। तो उस केस में कंडक्टर जो होगा मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लेके आएगा म्यू नॉट आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ कंडक्टर। तो कोई भी कंडक्टर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस करता है? जब वो उसके परपेंडिकुलर होता है, पोजीशन उसकी परपेंडिकुलर होती है। क्लियर? यस और सर। ये जो केस है ये क्या बता रहा है? ये मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है। और ये क्या बता रहा है? ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है। तो दो चीजें क्लियर होगी। तीसरी, यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है इस पॉइंट पर, तो उसकी डायरेक्शन कैसे होगी? तो इसके लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड पाम रूल। क्या यूज करेंगे बेटा? राइट हैंड हाँ। पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल को कैसे अप्लाई करना है तो देखिए मैं आपको बताता हूं। आप अपने राइट हैंड को स्ट्रेच कर लीजिए, तो आपकी 4 फिंगर्स एक डायरेक्शन में हो जाएंगी और जो थंब होगा वो उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है? क्लियर? इस तरीके से कुछ सिचुएशन बन जाती है कि जैसे ये हमारे पास थंब हो गया और ये हमारे पास 4 फिंगर्स हो गए, इस तरीके से। बात समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तो इस केस में आपको क्या करना है कि अपनी जो चारों फिंगर्स हैं ये उस पॉइंट की तरफ करनी है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और थंब जो होगा वो उस तरफ होगा जहां पर करंट फ्लो कर रहा है। तो अब ये बताइए जो पाम होगा वो हमारे पास किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ या नहीं हुआ? तो यानी इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा बेटा? अपवर्ड होगा। बात समझ में आया? यस सर। दूसरा तरीका जो मैंने ऊपर आपको बताया राइट हैंड स्क्रू रूल, वो क्या बताता है? आप इस वायर को अपने हाथ में इस तरीके से पकड़ना है कि आपकी जो चारों फिंगर्स हैं वो इस वायर के चारों तरफ आ जाएं। जैसे आप पेंसिल को पकड़ते हैं ना अपने हाथ में, मतलब कि जैसे ये पेंसिल होती है और यहाँ पे आपकी फिंगर्स इस पर रोल करके आ जाती है चारों तरफ से घूम के। ठीक है? तो जब आप चारों फिंगर्स अपने इस वायर को पकड़ोगे तो इस तरीके से पकड़ना है कि जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में हो। तो उस केस में फिंगर्स का जो मूवमेंट होगा आपका वो आपके पास करंट की डायरेक्शन को लेके आएगा। इस पॉइंट पे फिंगर्स जो होंगी वो अंदर की तरफ जाएंगी और यहां से वो फिंगर्स बाहर की तरफ निकलेंगे। आप ट्राई करके देखिए, थंब से पकड़ेंगे तो फिंगर्स यहाँ पे अंदर की तरफ जाएंगी राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड से घूम के बाहर की तरफ आएंगी। तो अगर मुझे इस साइड कैलकुलेट करना है तो अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस साइड कैलकुलेट करना है तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड हो जाएगा। सॉरी, दोनों तरफ ही सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया बेटा, यहाँ पे डाउनवर्ड होगा ना। ये जब पाम होगा वो अंदर की तरफ जाएगा ना बेटा, चारों फिंगर्स। ये डाउनवर्ड होगा, ये अपवर्ड होगा इधर। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ इसको, देखिए। सपोज ये आपके पास एक वायर है, ठीक है बेटा? इस वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, और मुझे यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पी पर कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड की सर डायरेक्शन। हाँ बेटा, सर ये है ना राइट हैंड, वो पहले वाला नहीं था? दोनों में दोबारा से समझा रहा हूँ, एक बार समझो इसको। ओके सर। ये वायर है, इस वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है, और आपके लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में एक पॉइंट है पी जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। अब आप अपनी चारों फिंगर्स को इस पॉइंट पी की तरफ अगर करते हैं और थंब को अगर ऊपर की तरफ रखते हैं तो आपका जो पाम है, आपकी जो स्क्रीन है, उसको नीचे की तरफ प्रेस करेगा। दिख रहा है करते हुए? ट्राई करके देखो।
थंब को करंट की डायरेक्शन में लो और चारों फिंगर से इस पॉइंट पी की तरफ लेके जाओ, तो पाम जो है वो स्क्रीन की तरफ हो जाएगा आपका। किया बेटा? यस सर, यस सर, यस सर। तो पाम अगर स्क्रीन की तरफ किया, इसका मतलब यू आर प्रेसिंग इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर यहां पर मुझे कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पी पर, तो देखो आपका जो पाम होगा वो ऊपर की तरफ आएगा, आपकी तरफ फेस करके रहेगा। इस पॉइंट पी पर P1 की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डाउनवर्ड होगा और P2 की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अपवर्ड होगा। तो इसको बोलेंगे हम डाउनवर्ड एंड दिस वन इज कॉल्ड अपवर्ड। तो आपको दो मैंने रूल बता दिए। आप स्क्रू रूल की हेल्प से भी कर सकते हैं और आप किसकी हेल्प से कर सकते हैं? राइट हैंड पाम। एग्जैक्टली, राइट हैंड पाम रूल्स की हेल्प से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। दोनों केस में अब मुझे एक चीज बताइए कि डीएल की डायरेक्शन तो ये रही बेटा, पोजीशन वेक्टर ये रहा, तो डीएल और पोजीशन वेक्टर स्क्रीन के ऊपर है, यानी एक प्लेन पे है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होती है। तो जो यहां पे हम तीसरा पैरामीटर लिखेंगे, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि डीबी इज ऑलवेज perpendicular to ideal, current element and position vector. Clear? यस सर। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स बता दिए। अब देखते हैं। हाँ बेटा, सर यस सर। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। यस सर। कूलम्स लॉ और बायो सेवर्ट्स लॉ, इनके बीच में एटलीस्ट 3 सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज बतानी है। यस सर। ठीक है, ये आप मुझे सॉल्व करके व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है? तो बायो सेवर्ट्स लॉ हमारा क्लियर हो गया कि बायो सेवर्ट्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब बात आती है एप्लीकेशन। बायो सेवर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन क्या है? तो चलिए फर्स्ट हम यूज करते हैं बायो सेवर्ट्स लॉ किसी स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने में। सो माय फर्स्ट एप्लीकेशन इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। आपके पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर जरूरी नहीं है कि इसकी लेंथ हमारे पास गिवन हो, इनफाइनाइट लेंथ का भी हो सकता है। तो मैं यहां पर इसको एक जनरल सिचुएशन लेके चलता हूं कि चलिए ये मैं एज्यूम करता हूं कि मेरे पास एक वायर है, स्ट्रेट वायर है, इसका ये वाला एंड है x, ये वाला एंड है y। इस वायर से कुछ डिस्टेंस पे यहां पर एक पॉइंट है P, इस पॉइंट P पर कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट P की यहां से जो डिस्टेंस है, सपोज दिस डिस्टेंस इज a एंड आई कॉल दिस पॉइंट O। तो मैं एक काम करता हूं, अगर बायो सेवर्ट्स अप्लाई करना है तो मुझे यहां पे एक स्मॉल करंट एलिमेंट एज्यूम करना पड़ेगा बेटा। तो सपोज दिस इज द स्मॉल करंट एलिमेंट IDL, because the current is moving from this point in this direction from x to y। तो इस IDL पे मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं, आई कॉल दिस पॉइंट C। तो C से इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, सपोज दिस पोजीशन वेक्टर इज R, तो दिस पोजीशन वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। इफ दिस एंगल इज थीटा, सपोज आई कॉल दिस एंगल अल्फा, और बेटर है इसको मैं अल्फा की बजाय फाई कॉल कर लेता हूं।
आई कॉल दिस एंगल फाई। और दिस आइडियल की यानी सी पॉइंट की जो यहां से जो डिस्टेंस है दैट इज एल। सारे पैरामीटर्स हमें लेने पड़ेंगे तभी हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मुझे कैलकुलेट करके करना है इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको मुझे बताना है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी। बताइए इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? सर अगर हम सर राइट हैंड पाम रूल लगाना है। जो मर्जी लगाओ, आपको मैंने बहुत सारे रूल बताया, जिस रूल से भी निकालोगे सर आंसर सेम ही आएगा। सर सर टूवर्ड्स द स्क्रीन। नहीं, अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी ये बताइए। सर डाउनवर्ड। एग्जैक्टली, वेरी गुड बेटा। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा डाउनवर्ड। तो आपने डाउनवर्ड की डायरेक्शन शो कर दी, डाउनवर्ड को क्रॉस बना के लिखते हैं, ठीक है? यस सर। ओके, मुझे इस पूरे वायर की वजह से निकालना है एक्स से वाई तक। तो मुझे एक्स से वाई तक को लेना पड़ेगा साथ में। तो मान लीजिए ये एक्स से वाई तक ये बन जाता है। आइडियल एल लेंथ की पोजीशन के लिए जो हमने कैलकुलेट किया एंगल फाई, मान लीजिए यहां से ये जो एंगल है दिस इज फाई वन, और यहां से यहां तक का जो एंगल है दिस इज एंगल फाई टू। तो अगर मैं फाई के लिए निकालता हूं तो फाई वन से फाई टू तक इंटीग्रेट कर दूंगा, पूरा एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। मैंने डायग्राम बना लिया। अब सबसे पहले मैं स्मॉल एलिमेंट के लिए कैलकुलेट करता हूं। देखो डीबी कितना हो जाएगा स्मॉल एलिमेंट के लिए? डीबी इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। लेकिन मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें जो अपना आंसर निकालना है वो फाई वन और फाई टू की टर्म में निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें पूरा वायर कैरी करना है एक्स से लेके वाई तक। वो इसी एंगल पे डिपेंड कर रहा है फाई वन से फाई टू तक। सो पहला हमारे पास काम क्या है कि आई हैव टू चेंज दिस थीटा इन टर्म्स ऑफ फाई। दूसरा काम, जो हमारे पास यहाँ पे आर है, ये आर हर जगह पे बदल रही है, तो मुझे इस आर को बदलना पड़ेगा। किसकी फॉर्म में लेना पड़ेगा? आई हैव टू चेंज इन टर्म्स ऑफ ए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ए ही दिया होगा। ए इज द फिक्स्ड पोजीशन, तो मुझे आर भी चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ ए। ये दो काम मेरे पास है। अब मैं कैसे करूंगा देखो यहाँ पे। इस ट्रायंगल ओ सी ओ पी को देखो। इन ट्रायंगल सी ओ पी अगर मैं थीटा और फाई का जो सम निकालता हूं वो 90 डिग्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर एक एंगल ऑलरेडी 90 है तो रिमेनिंग दोनों एंगल्स का सम भी 90 ही होगा। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने थीटा को चेंज कर दिया। थीटा इज 90 माइनस फाइव। तो पहला काम मेरा हो गया सॉल्व। दूसरी चीज, मुझे आर चेंज करना है। किसकी टर्म में? ए की टर्म में। इसी ट्रायंगल में आर और ए के बीच में रिलेशन क्या लगेगा? इफ ए इज बेस, आर इज हाइपोटेन्यूज। तो अब आप बोलोगे सर एंगल थीटा लेंगे तो वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। क्योंकि मुझे ऑलरेडी पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ फाई लेना है, तो मैं फाई की टर्म में लेता हूं। तो हमारे पास हो जाएगा कॉस फाई इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर हुआ? यस सर। तो यहां से आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। सो दिस आर इज इक्वल्स टू ए अपॉन कॉस फाई, और ए कॉस फाई को मैं लिख सकता हूं ए सेक फाई। क्लियर? दूसरा, अब जो हमारे पास डीएल है, डीएल को भी बदलना पड़ेगा क्योंकि एक्सप्रेशन में डीएल भी है। तो अब देखो एल की टर्म में भी लेते हैं। ऑल्सो टेन फाइव इज इक्वल्स टू एल अपॉन ए। तो यहां से हमारे पास एल आ जाएगा ए टेन फाइव। क्लियर? तो मुझे डीएल कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर देते हैं। डीएल इज इक्वल्स टू ए इज कांस्टेंट, टेन फाइव का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर फाइव, और फाइव का डिफरेंशिएशन डी फाइव। तो आपके पास तीनों पैरामीटर आ गए, और इन तीनों पैरामीटर को इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो हमारे पास डीबी हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई। डीएल की वैल्यू रखता हूं मैं
a sec स्क्वायर फाई डी फाई साइन थीटा, थीटा की वैल्यू रखूंगा मैं 90 माइनस फाई अपॉन आर, आर की वैल्यू कितनी थी बेटा, a sec फाई टू द होल स्क्वायर। पूरा एक्सप्रेशन मेरा चेंज हो गया। देखिए कैसे चेंज होगा यहाँ पे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई ए sec स्क्वायर फाई साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस फाई डी फाई अपॉन ए स्क्वायर sec स्क्वायर फाई। तो देखिए sec स्क्वायर फाई से sec स्क्वायर फाई कैंसिल हो गया, ए से इसकी एक पावर कैंसिल हो गई, तो हमारा रिजल्ट बना दिस db इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए कॉस फाई डी फाई। देखो कितना इजी हो गया बेटा, छोटा सा एक्सप्रेशन बन गया। अब हमें, यानी ये जो हमारा जो एक्सप्रेशन था ना, ये इक्वेशन फर्स्ट, और ये जो हमने निकाली है लास्ट में, दोनों एक ही चीज है, बस वो इन टर्म्स ऑफ डीएल थीटा और आर में था, ये इन टर्म्स ऑफ फाई ए में आ गया। अब मुझे कैलकुलेट करना पूरे एक्स वाई वायर के लिए, वेरी कौन कर रहा है, डी फाई। डी फाई कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, फाई 1 से लेके फाई 2 तक वेरी कर रहा है। लेकिन अगर ये हमारे पास एक्सिस है, इसके नीचे हमारे पास निगेटिव होगा, इसके ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग आ रही है। तो जब मैं लिमिट लगाऊंगा बेटा, तो वो माइनस फाई 1 से फाई 2 तक लगाऊंगा, क्योंकि मुझे इस ओपी वायर, ओपी लाइन से नीचे अगर जाना है, अगर उसको मैं पॉजिटिव लेता हूं तो ऊपर वाला निगेटिव बन जाएगा, क्योंकि एक क्लॉकवाइज घूम रहा है एंगल, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो देयरफॉर for complete section xy, the magnetic field will be equals to from minus phi 1 to plus phi 2. This is mu naught upon 4 pi into I upon a cos phi d phi. अब यहां पर ये सारे पैरामीटर कांस्टेंट है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कांस्टेंट है, और अंदर सिर्फ रह जाएगा माइनस फाइव 1 टू फाइव 2 कॉस फाई डी फाई। और कॉस फाई का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कॉस फाई का, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन फाइव फ्रॉम माइनस फाइव 1 टू फाइव 2, सॉरी कॉस का प्लस होता है। सो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए अपर लिमिट साइन फाई 2 माइनस लोअर लिमिट साइन माइनस फाई 1, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा। सो दिस कम्स टू बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए, दिस इज साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, ये आ गई वैल्यू बी की। सो देयरफॉर this b is equals to mu naught upon 4 pi a sin phi 1 plus sin phi 2। क्लियर बेटा? सो हमारे पास किसी स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गया, कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने की सिचुएशन होगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a sin phi 1 plus sin phi 2। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं। फर्स्ट केस की बात करते हैं, केस 1। केस 1 ये है कि अगर ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, कि एक्स भी जो है वो इनफाइनाइट लेंथ पे है, वाई जो एंड है वो भी इनफाइनाइट पे, और जो पॉइंट पी है वो इस वायर के लगभग लगभग मिडिल में आ रहा है, तब क्या होगा, ये जो वायर है बेटा, दिस वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, और ये जो पॉइंट पी है ये यहां पर कहीं लाई कर रहा है। तो बेट देखो, पोजीशन तो अभी भी इसकी ए ही है यहां से यहां तक की, लेकिन ये इनफाइनाइट पे होने का मतलब ये हुआ कि ये इनफाइनाइट पे तभी होगा जब ये एंगल फाई 2 धीरे धीरे, जैसे जैसे ये देखो लेंथ इस वायर की बढ़ती चली जाएगी बेटा, ये जो वायर है ये हमारे पास ये एंगल ऐसे ऐसे इंक्रीज होता चला जाएगा। और इनफाइनाइट होने का मतलब क्या होता है कि पैरेलल लाइंस, तो इसका मतलब जब ये इनफाइनाइट होगा तो उसका मतलब जो फाई 2 की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, 90 डिग्री। सेम इज हियर, जो नीचे वाले एंड के लिए भी, बोलो
तो मतलब ये इनफाइनाइट होने पे इस फाइव की वैल्यू 90 हो जाएगी। बिल्कुल, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट वो पॉइंट है जहां पर दो पैरेलल रेज आपस में कट करती हैं, यस सर। और पैरेलल रेज तो कभी कट करती नहीं है, तो इसलिए इनफाइनाइट कभी मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए वो इनफाइनाइट है। सर तो मुझे अगर इनफाइनाइट लेंथ बनानी है तो इसका मतलब ये है कि जो ये डॉटेड लाइन ग्रीन कलर की है ये पैरेलल होनी चाहिए इस वायर के, तो उसका मतलब ये है फाई टू की वैल्यू 90। तो सेम इज हियर फॉर, क्योंकि ये वाला पॉइंट भी तो हमने बोला कि मिड में, तो ये वाला एंगल फाई वन भी कितना होगा? ये भी 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये है फॉर एन इनफाइनाइट लेंथ वायर at mid of it, this phi 1 become equals to phi 2, that is equals to 90 degree. So in that case, this B will be equals to mu naught upon 4 pi A sin 90 plus sin 90। sin 90 की वैल्यू होती है बेटा 1, तो ये दोनों होके 2 हो जाएंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 1 मिनट, यहाँ पे आई भूल गए हैं, mu naught I upon 2 pi A. This is the magnetic field due to a wire of infinite length. बहुत, अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का ही है, ठीक है, वायर का एक एंड इनफाइनाइट पे है, दूसरा एंड हमारे पास फिक्स्ड है, और यहां पर हम एक पॉइंट पी है, यहां पर कैलकुलेट करना है। तो देखो बेटा इसके लिए क्या होगा, जो फाई वन की वैल्यू होगी वो तो 0 डिग्री हो जाएगी, और जो फाई टू की वैल्यू निकालनी होगी वो कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। तो केस सेकंड क्या हुआ बेटा? केस सेकंड है हमारे पास फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर एंड पॉइंट P at its one edge। पॉइंट P इसके किसी एक एंड पे, तो दूसरा जो सेक्शन होगा वो इनफाइनाइट पे होगा, तो उस केस में जो B हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A साइन 0 प्लस साइन 90। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, सो द रिजल्टेंट इज म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A। अब आप ये देखो कि ये वाला जो रिजल्ट है ये इस वाले रिजल्ट का हाफ है, तो दो सेमी इनफाइनाइट को जोड़ देंगे तो वो टोटल इनफाइनाइट लेंथ बन जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? यस। केस 3, इस पे बेस्ड बहुत न्यूमेरिकल मिलेंगे हमें जब हम सॉल्व करेंगे, तो बार बार हम इसको सॉल्व ना करके सीधा रिजल्टेंट लिखेंगे। अगर वायर जो है वो फाइनाइट लेंथ का है, सपोज द लेंथ ऑफ दिस वायर इज एल, और पॉइंट इसके एग्जैक्टली मिडिल पे है, यानी दिस पॉइंट इज एग्जैक्टली एट द मिडिल, और अगर ये पॉइंट मिडिल पे होगा तो बेटा ये जो एंगल बनेंगे ये दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे बताएंगे आप मुझे? 45 के होंगे या नहीं होंगे? यस सर। यस सर। तो उस केस में केस थर्ड है फॉर अ वायर ऑफ finite length and P at its midpoint। उस केस में यहां से यहां तक की तो डिस्टेंस हमने a एज्यूम करी थी, तो हमारे पास फाई वन बिकम इक्वल्स टू फाई टू एंड दैट इज 45 डिग्री। तो हमारे पास अब रिजल्ट क्या बन जाएगा बेटे? B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A साइन ऑफ 45 प्लस साइन ऑफ 45। अच्छा एक चीज बताओ, जरूरी नहीं है कि 45 हो, क्योंकि 45 होने के लिए ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन बराबर होना चाहिए, जरूरी नहीं।
सपोज आई कॉल इट 5, लेकिन ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये तो कंफर्म है कि अगर हमारे पास एक वायर फाइनाइट लेंथ का है और उसके मिड पॉइंट पर एक पॉइंट P है, तो उस केस में जो लोअर एंगल और अपर एंगल है φ1 और φ2 दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो अगर इक्वल हो जाएगी तो कैसे सॉल्व करूंगा बेटा इसको मैं? तो देखो यहां पे मैं sin φ1 इज इक्वल्स टू sin φ2, दैट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? sin इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये L है, ये A है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? ये सेक्शन L/2 टू द होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? तो ये बन जाएगा L/2 अपॉन रूट ऑफ L/2 टू द होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। नहीं समझ में आया? यस सर। बेटा अगर ये पूरी लेंथ L है तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? L/2 होगी ना। यस सर। यस। तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा दिया मैंने, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगा दिया, तो साइन की वैल्यू आ गई मेरी। और यहाँ पे क्या होता है? साइन φ1 प्लस साइन φ2, और ये वैल्यू कितनी है? साइन φ, तो ये कितना हो जाएगा? 2 साइन φ हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? साइन φ1 प्लस साइन φ2 होता है ना। यस सर। नहीं समझ में आया? साइन φ प्लस साइन φ यही होता है ना बेटा। तो 2 साइन φ लिख दिया मैंने इसको। यस सर। यस सर। देर में समझ में आता है। यस सर। 2 2 जा 4। अब साइन φ की वैल्यू पुट कर दो, मैंने ऊपर से निकाली है। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a, दिस इज L/2 अपॉन, नीचे एलसीएम ले लेता हूं, ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर अपॉन 4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a इंटू L अपॉन रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर। दिस इज योर रिजल्ट। और डायरेक्शन निकालने का मैंने आपको तरीका बता ही दिया। राइट हैंड थंब रूल लगा लीजिए या मैक्सवेल रूल लगा लीजिए, जिसको हम स्क्रू रूल भी बोलते हैं। ये वाला मैंने रिलेशन आपको क्यों कराया, इसके पीछे का एक रीजन ये है, क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं मैं। आपके पास एक वायर है, उसको स्क्वायर की फॉर्म में बेंड कर दिया ऐसे, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से। करंट है I, और जो स्क्वायर है इसकी साइड है A। तो क्वेश्चन ये है कि स्क्वायर के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इस पर। तो देखिए कई तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप सीधा ये वाला मेथड भी लगा सकते हो, क्योंकि आप फाइनाइट लेंथ का वायर है, A लेंथ दे दिया, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? A/2 हो जाएगी। तो आप यहाँ पे सीधा अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दे दिया? L इज इक्वल्स टू A है ना, और A की जगह पे कितना रखना है? A/2 रखना है। तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैं इसको करने का एक आपको बेटर तरीका बताता हूं, इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। क्योंकि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर के जो डायगोनल होंगे वो 90 डिग्री पे कट करेंगे। तो अगर ये वाली लाइन में कल कैलकुलेट करता हूं, तो बेटा ये एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री होगा या नहीं होगा? और ये एंगल भी 45 डिग्री होगा या नहीं होगा? तो किसी एक सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I अपॉन A इंटू I अपॉन A/2 इंटू साइन 45 प्लस साइन 45। तो कितना हो जाएगा बेटा? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A इंटू ट्वाइस ऑफ साइन 45। साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2। ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन रूट 2 पाई A। दिस इज B1, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सेक्शन।
फर्स्ट सेक्शन, डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड, इस सेक्शन की वजह से भी डाउनवर्ड, इस सेक्शन की वजह से भी डाउनवर्ड, इस सेक्शन की वजह से भी डाउनवर्ड, क्योंकि वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो मैंने बताया था जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो डाउनवर्ड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल फोर सेक्शन इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ B1, क्योंकि चारों बराबर है। ये हो जाएगा 4 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन √2 πa। So therefore, this magnetic field is equals to 2√2 mu naught I upon pi a. This is the magnitude and direction downward. इस तरीके से हम बायो-सेवर्ट्स लॉ के इस एप्लीकेशन को यूज करेंगे जब हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्लियर हुआ? कल की क्लास में हम सर्कुलर सेक्शन की वजह से कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को और साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है।